बॉयर ने मुसलसल अहकामात देते हुए कहा, यस मैडम, रिचमंड ने कहा और तेज़ी से बाहर निकल गया। बायर उसके जाने के बाद तेज़ से कदम उठाती कमरे से निकली और अपने दफ्तर की तरफ बढ़ गई। वो इस तरह चल रही थी जैसे उसके पैर ज़मीन पर ही ना पड़ रहे हों। हाक जैसी बैनुल अक़वामी तंजीम की सरबराही वाकई एक ऐसा ख्वाब था जो शायद उसके जहन में भी कभी ना आया था, लेकिन एक इत्तेफाक ने ये मौका उसे दे दिया। उसे मालूम था कि रिचमंड एंड्रयू का हाथ साथ भी है और रिचमंड को नंबर 2 बनाकर उसने एक लिहाज से पूरी तंजीम को मातहत बना लिया है। उसे यकीन था कि अब रिचमंड खुद ही सब कुछ संभाल लेगा। अपने दफ्तर में पहुंचकर उसने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। 11:30 क्लब राब्ता कायम होते ही आवाज़ सुनाई दी, टालमोर से बात कराओ, मैं चीफ बायर बोल रही हूँ मैडम, बायर ने तेज़ लहजे में कहा। यस मैडम, दूसरी तरफ से इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा गया और चंद लम्हे रिसीवर पर खामोशी छा गई। हेलो चीफ मैडम, मैं टालमोर बोल रहा हूँ। मैंने 0 सेक्शन की मदद से क्लब के गिर्द दूर दूर तक घेरा डलवा दिया है और हुक्म दे दिया है कि जो मशकूक आदमी नज़र आए उसे देखते ही गोली मार दी जाए और मशकूक नज़र आए उसे मिसाइलों से उड़ा दिया जाए, टालमोर ने रिपोर्ट देते हुए कहा। ठीक है, जैसे ही ये लोग हलाक हों तुमने फौरी तौर पर मुझे रिपोर्ट देनी है, बायर ने तहकुमाना लहजे में कहा। रिचमंड बोल रहा हूँ मैडम, फाइलैंड के तमाम ग्रुप सरबराहों ने आपको चीफ तस्लीम कर लिया और तमाम फॉरेन सब ऑफिस में भी अहकामात भिजवा दिए गए हैं। मेरी तरफ से हाक की सरबराही मुबारक हो, रिचमंड ने मुस्कुराते हुए कहा और बायर का चेहरा मुसरत की शिद्दत से खिल उठा। शुक्रिया, और तुम भी अब अपने नंबर 2 हो जाने की मुबारक कबूल करो, बायर ने जवाब देते हुए कहा। थैंक यू मैडम, रिचमंड ने जवाब देते हुए कहा। सुनो रिचमंड, हमारे सामने इस वक्त 2 अहम मिशन मौजूद हैं जिनसे हमने निपटना है। एक तो वो पाकिस्तानी जासूस है, उनसे निपटने का काम मैंने टालमोर के ज़िम्मा लगा दिया है। दूसरा अल्बर्टो ग्रुप की जूलियट है जिसकी वजह से एंड्रयू हलाक हुआ। ये उन पाकिस्तानी जासूसों से भी ज़्यादा अहम मसला है, इसलिए इससे तुमने निपटना है। उस जूलियट को हर कीमत पर ट्रेस करो, मैं उसको गोलियों से छलनी लाश देखना चाहती हूँ, बायर ने कहा। यस मैडम, मैं अभी काम शुरू कर देता हूँ, रिचमंड ने कहा और बायर ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान की तासुरात नुमायां थे। फिर तकरीबन आधे घंटे के बाद टेलीफोन की घंटी बज उठी और बायर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, बायर ने स्पार्ट लहजे में कहा। मैडम, मैं टालमोर बोल रहा हूँ, हमने उन पाकिस्तानियों की कार हिट कर ली है। वो सब जख्मी हालत में काबू में आ गए हैं मैडम, अब क्या हुक्म है? उन्हें गोली से उड़ा दो या आप खुद तशरीफ़ लाएंगी? टालमोर ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा और बायर ये रिपोर्ट सुनकर बेएहतियार कुर्सी से उछल पड़ी। ओह, ये सब कैसे हुआ? पूरी रिपोर्ट दो। मैडम, मैंने इंक्वायरी की तो मुझे मालूम हो गया कि ये लोग मुकामी आदमियों के रूप में आए थे और गेट पर एक मुहाफिज ने इस ग्रुप के लीडर को पहचान लिया। उसने कंप्यूटर सेक्शन के फ्लिप्स का रूप धारा था। इस मुहाफिज को शक हुआ क्योंकि फ्लिप्स उसका गहरा दोस्त था, लेकिन उस आदमी ने उसे दोस्त की हैसियत से शिनाख्त ही ना किया। लेकिन मुहाफिज ने उसे अंदर जाने दिया क्योंकि अगर वो गलत आदमी होगा तो कंप्यूटर कैमरे से उसे चेक कर लेंगे। लेकिन कंप्यूटर कैमरों ने इसे चेक ना किया तो वो मुतमईन हो गया। लेकिन फिर जब जोलान के कत्ल की बात सामने आई तो उस मुहाफिज ने फौरी तौर पर उनकी तलाश शुरू की तो उसे मालूम हुआ कि काउंटर से उन्हें जोलान के दफ्तर भेजा गया। हालांकि जोलान की सेक्रेटरी ने मुलाकात का वक्त देने से इनकार कर दिया गया था। इस पर उसने फौरी तौर पर कंप्यूटर सेक्शन से बात की तो वहाँ से पता चला कि फ्लिप्स गुज़िश्ता कई रोज़ से बीमार होकर हस्पताल में दाखिल है। चनाचे मुहाफिज को मुकम्मल यकीन हो गया कि ये कार्रवाई उस फ्लिप्स के रूप में उस आदमी और उसके साथियों ने की है। चनाचे उसने मुझे फौरी रिपोर्ट दी। मैंने पूरे जजीरे पर फैले हुए 0 सेक्शन को अहकामात दे दिए कि उस फ्लिप्स को जहाँ भी वो नजर आए मार गिराया जाए। चनाचे मेरा अहकामात के फ़ौरन बाद ही 0 सेक्शन के व्यू टावर की मास्टर मशीन पर एक कार को चेक किया गया जिसमें फ्लिप्स मौजूद था। वो खुद कार ड्राइव कर रहा था, उसके साथ एक मुकामी लड़की और उकबी सीटों पर 4 अफराद बैठे हुए थे। उकबी सीट पर एक ऐसे आदमी को भी मार किया गया जो था तो मुकामी, लेकिन उसने बिल्कुल वही नज़र की ऐनक पहनी हुई थी जो उस पाकिस्तानी साइंसदान ने पहन रखी थी। उससे ये बात हतमी तौर पर मालूम हो गई कि मुजरिम इस पाकिस्तानी साइंसदान समेत उस कार में मौजूद है। चनाचे मुझे रिपोर्ट की गई। मैं चूँकि उस पाकिस्तानी साइंसदान को जिंदा गिरफ्तार करना चाहता था, चनाचे मैंने 0 सेक्शन के एक्शन ग्रुप को LG मिसाइल इस कार पर फायर करने का हुक्म दिया। उन मिसाइलों के अचानक फायर होने की वजह से कार में मौजूद अफराद फौरी तौर पर बेहोश हो गए, लेकिन कार तेज़ रफ्तारी की वजह से उलट गई और उसमें मौजूद तमाम अफराद मामूली जख्मी हो गए और अभी इसी जख्मी और बेहोश हालत में मौजूद हैं। अब आप जैसे हुक्म करें, टालमोर ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। उस साइंसदान की क्या पोजीशन है? बायर ने पूछा। वो महफूज हालत में है क्योंकि वो 2 आदमियों के दरमियान में बैठा हुआ था, लेकिन बहरहाल वो भी LG मिसाइल की वजह से बेहोश है, टालमोर ने जवाब दिया। ओके,
तुम ऐसा करो कि उस साइंसदान को वापस 11:30 क्लब में उसकी पहले वाली जगह पर पहुंचा दो ताकि वो पूरी तरह महफूज हो सके, और बाकी अफराद को वहां से उठाकर जीरो हाउस की टॉर्चर सेल में पहुंचा दो, और जीरो सेक्शन के नए इंचार्ज हैरी को मेरी तरफ से हुक्म दे दो कि वो उन्हें इस तरह जकड़ दे कि ये लोग अपनी मर्जी से हरकत भी ना कर सके। मैं खुद वहां पहुंचकर अपने हाथों से उनका खात्मा करूंगी, बायर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। मादाम, ये लोग इंतहाई खतरनाक हैं, ऐसा ना हो कि ये फिर फरार हो जाएं, इसलिए क्यों ना उन्हें फौरी तौर पर हलाक कर दिया जाए, टालमोर ने मशवरा देते हुए कहा, और बायर का चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया। उसके चेहरे पर यकलहत नागवारी के आसरात उभर आए। सुनो टालमोर, तुम्हें अभी मुकम्मल हालात का इल्म नहीं। अल्बर्टो की बेटी जूलियट ने हाक के खिलाफ बगावत कर दी और इसने ही उन लोगों को पनाह दी थी, और ये कार भी यकीनन उसी ने ही उन्हें दी होगी। मैंने जब अल्बर्टो हाउस पर रेड किया तो जूलियट ने जीरो सेक्शन के आर्नल्ड समेत 10 अफराद को हलाक कर दिया। मैं भी जख्मी हुई लेकिन बच गई। उसके बाद अल्बर्टो हाउस पुरअसरार तौर पर एक खौफनाक धमाके से तबाह हो गया और जूलियट का अभी तक पता नहीं चल सका। उसके बाद जूलियट ने एक और वार किया और उसने अपने ग्रुप की एक और लड़की जो कि एंड्रियो की हादमा थी के जरिए एंड्रियो पर कातिलाना हमला कराया और एंड्रियो हलाक हो गया। उस जूलियट का सुराग अभी तक हाथ नहीं आ रहा। उसकी बाजियाबी उन पाकिस्तानी जासूसों से भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो किसी भी वक्त पूरी हाक तंजीम को ही ख़त्म करके फाइलैंड पर कब्जा कर सकती है। इसलिए उन अफराद से मैंने जूलियट का वो अड्डा मालूम करना है जहां वो छुपी हुई है। अगर ये लोग हलाक हो गए तो फिर जूलियट को ट्रेस न किया जा सकेगा। बायर ने बड़े नरम लहजे में पूरी तफसील बताते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे पर छाई हुई सख्ती इसी तरह मौजूद रही। उसका चेहरा साफ बता रहा था कि वो अपने आप पर बेहद जब्र करके इस लहजे में टालमोर से बात कर रही है। ओह मैडम, वेरी सॉरी, मुझे इन सब बातों का वाकई इल्म ना था। ठीक है, मैं फौरी तौर पर आपके हुक्म की तामील कर देता हूँ। साइंसदान को 11:30 क्लब में पहुँचा देता हूँ और उन जख्मियों को ही ज़रूरी मरहम पट्टी भी करा देता हूँ ताकि ये पूछ-गुछ से पहले ही ना मर जाएं, और फिर उन्हें जीरो सेक्शन के टॉर्चर सेल में पहुँचा देता हूँ, टालमोर ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, और सुनो, चूँकि तुम्हारी सलाहियतों और कारकर्दगी की बिना पर ये लोग काबू में आए हैं और इनकी वजह से हम जूलियट के ग्रुप का ही खात्मा करने में कामयाब हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें इसका पूरा इनाम मिलना चाहिए। चनाचे मैंने फैसला किया है कि तुम्हें ये एजाज़ दिया जाए कि तुम अपने हाथों से उन लोगों को हलाक करो। चनाचे तुम उन लोगों को टॉर्चर सेल पहुंचाने के साथ साथ खुद भी वहीं पहुंच जाओ। बायर ने कहा, थैंक यू मादाम, ये वाकई मेरे लिए एजाज़ से कम नहीं। इस तरह मैं अपने मास्टर जोलान की हलाकत का इंतकाम भी इनसे ले लूँगा। और मादाम, एक और दरखास्त भी है, अगर आप मेहरबानी कर दें, टालमोर ने कहा। कैसी दरखास्त? बायर ने चौंक कर कहा। मादाम, इस ग्रुप में एक लड़की भी शामिल है, अगर आप इजाज़त दें तो उस लड़की को मैं अपने पास रख लूं, टालमोर ने जवाब दिया। मुझे कोई एतराज़ नहीं, पूछ-गुछ के बाद तुम उसके साथियों को हलाक करने के बाद उसे अपने साथ ले जाना, बायर ने होंठ बींचते हुए कहा। ओ थैंक यू मादाम, टालमोर ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा, और बायर ने रिसीवर रख दिया। तुम इस लड़की के हाथ देख रहे हो जबकि तुम्हारी लाश उस टॉर्चर सेल से बाहर जाएगी, मुझे मशवरा दे रहा था। नॉनसेंस, बायर ने इंतहाई उसीले लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा, और फिर कुर्सी से उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। एक कमरे में मौजूद बैजी मेज के गिर्द 5 कुर्सियां रखी हुई थी, जिनमें से 3 पर अधेड़ उम्र अफराद बैठे थे जबकि 2 कुर्सियां खाली पड़ी हुई थीं। अल्बर्टो हाउस की तबाही बहुत बड़ा नुकसान है फाराक, एक अधेड़ उम्र ने दूसरे से मुखातिब होकर कहा। हाँ, इस ग्रुप का कसीर सरमाया लगाया गया था, बहरहाल उसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी, दूसरे ने जवाब देते हुए कहा। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और जूलियट और गोल्डमैन अंदर दाखिल हुए। वो तीनों अफराद एहतरामन खड़े हो गए। बैठ जाएं, जूलियट ने स्पार्ट लहजे में कहा, और खुद भी एक कुर्सी पर बैठ गई। गोल्डमैन उसके साथ बैठ गया। आपको ये तो मालूम हो चुका होगा कि अल्बर्टो हाउस तबाह कर दिया गया है, लेकिन उसके पस मंज़र का इल्म ना होगा, वो मैं बता देती हूँ, जूलियट ने कहा। और उसके बाद उसने इमरान और उसके साथियों की माइकल के जरिए आमद से कर अल्बर्टो हाउस की तबाही तक पूरी तफसील बता दी। और मिस जूलियट, इसका मतलब है कि हाक के सामने ये बात वाज़ेह हो गई कि अल्बर्टो ग्रुप उसके खिलाफ यहाँ काम कर रहा है, एक अधेड़ उम्र ने चौंक कर कहा। हाँ, अब ये बात खुल गई है, और बहरहाल उसने आज नहीं तो कल खुलना ही था। अब मैंने ये मीटिंग 2 बातों की वजह से बुलाई है। एक तो ये कि हमें अब फौरी और तेज़ कार्रवाई करके इस हाक का खात्मा करना है, और जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, अगर एंड्रियो बायर हाक हाउस के इंचार्ज रचमंड और 11:30 क्लब के जोलान का खात्मा कर दिया जाए तो हाक तंजीम में मुज़ाहमत करने वाला कोई बाकी ना रहेगा, और अगर कोई करेगा तो उस पर काबू पाया जा सकता है। और दूसरी बात ये कि उस इमरान से मैंने मुआहिदा किया है कि वो एंड्रियो और बायर का खात्मा करके हाक हाउस पर हमारा कब्जा करा दे। इस तरह भी हम आसानी से हाक के बाकी हम अहम अफराद का खात्मा कर सकते हैं। इमरान की सलाहियतें मैंने देखी हैं। ये लोग हद दर्जा तेज़ तरार और इंतहाई बासलाहियत अफराद हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि उनके हाथों लाजमन हाक ख़त्म हो जाएगी। अब आप लोग मशवरा दें कि क्या उनकी कारकर्दगी के नतीजे का इंतज़ार किया जाए या उनसे पहले अज़हुद काम शुरू कर दिया जाए।
میں نے آپ لوگوں کی میٹنگ اسی لیے بلوائی ہے، جولیٹ نے کہا۔ مادام ہاک ہاؤس اور 1130 کلب پر قبضہ ناممکن ہے، نہ ہی ہم یا آپ کر سکتی ہیں اور نہ ہی یہ پاکیزائی، کیونکہ یہ ہاک کے یہی 2 اہم ترین سینٹر ہیں اور ان پر قبضہ کیے بغیر ہاک کا خاتمہ ناممکن ہے۔ اینڈریو نے ان دونوں پوائنٹس پر ایسے حفاظتی انتظامات کر رکھے ہیں کہ ایک لحاظ سے یہ دونوں پوائنٹس ہی ناقابل تسخیر ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو مادام میرا خیال ہے کہ ہم سب کو فوری طور پر جہاں سے نکل جانا چاہیے، ورنہ اینڈریو ہم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ ابھی تک ان پاکیزائیوں کی وجہ سے الجھا ہوا ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ ان کا خاتمہ کر لے گا، اس کے بعد وہ ہماری طرف متوجہ ہوگا اور چاہے ہم اس جزیرے پر جہاں بھی چھپ جائیں، وہ ہمیں بہرحال ڈھونڈ نکالے گا۔ اس کے بعد عبرتناک موت ہی ہمارا مقدر ہوگی، ایک آدمی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے ویلمر، تم نے واضح طور پر اپنا نقطہ بتا دیا ہے۔ فاراق، تمہارا کیا خیال ہے؟ جولیٹ نے دوسرے ادھیڑ عمر آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ مادام میرا خیال ہے کہ ہمیں ان پاکیزائی ایجنٹوں کی کارکردگی کے نتیجے کا انتظار کرنا چاہیے۔ آخر یہ لوگ پاکیزا سے جہاں پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، ان میں لازماً ایسی صلاحیتیں بھی ہوں گی کہ یہ ہاک کے لیے خطرہ بن سکیں۔ گو مجھے ان کی مکمل کامیابی میں بہرحال شک ہے، لیکن پھر بھی انتظار کر لینے میں کیا حرج ہے؟ فاراق نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میکائے، تمہارا کیا خیال ہے؟ مادام میرا خیال ہے کہ ہمیں اینڈریو سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ آج البرٹو ہاؤس تباہ ہوا، کل لازماً نمبر 2 اڈا بھی تباہ ہو جائے گا اور ہم بے موت مارے جائیں گے۔ بلکہ اگر ہم ان پاکیزائیوں کی گرفتاری میں اینڈریو کی مدد کریں تو یقیناً وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ تیسرے ادھیڑ عمر آدمی نے کہا۔ گولڈ مین، تمہارا کیا خیال ہے؟ جولیٹ نے اس بار ساتھ بیٹھے ہوئے گولڈ مین سے مخاطب ہو کر کہا۔ مادام میرا خیال ہے کہ ہمیں عمران اور اس کے ساتھیوں کی بھرپور مدد کرنی چاہیے اور ان کے ذریعے ہاک کو شکست دے کر فائل اینڈ پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ میں نے بھی عمران کی بے پناہ صلاحیتوں کو محسوس کیا ہے۔ انہوں نے فائل اینڈ کے مخصوص حالات کی بنا پر مجبوراً ہمارا سہارا لیا۔ ہمیں اس سہارے کی قدر کرنی چاہیے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ فائل اینڈ کے مخصوص حالات کی بنا پر عمران اور اس کے ساتھی ازحد زیادہ کام نہ کر سکیں گے، لیکن اگر انہیں ہمارا مکمل تعاون حاصل ہو سکتا ہے تو وہ یقیناً ہاک کو فائل اینڈ سے ختم کر دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور پھر چونکہ انہوں نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، اس لیے ہم آسانی سے فائل اینڈ پر قابض ہو جائیں گے۔ گولڈ مین نے کہا۔ تم کس قسم کے تعاون کی بات کر رہے ہو گولڈ مین؟ جولیٹ نے چونک کر کہا۔ مثلاً وہ کسی جگہ پھنس جاتے ہیں تو ہمارے آدمی ان کی امداد اس طرح کریں گے کہ وہ خود سامنے نہ آئیں، گولڈ مین نے کہا، اور جولیٹ نے سر ہلا دیا۔ آپ لوگوں کو گولڈ مین کی رائے سے اتفاق ہے یا اختلاف؟ جولیٹ نے اس بار تینوں ادھیڑ عمر افراد سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہم اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں، ان تینوں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ ہاک کے خلاف کوئی کھلا اور واضح قدم کرنے کی صورت میں ہرگز گریز کرنا چاہتے ہیں۔ اوکے، اب میرا فیصلہ سن لو۔ میں گولڈ مین کی رائے سے مکمل اتفاق کرتی ہوں، اور یہ بھی سن لو کہ تم تینوں گروپس کے چیف ہونے کے باوجود انتہائی بزدل ہو۔ تم اگر آج بزدل ہو تو کل بھی بزدل ہی رہو گی۔ میں تمہیں سزائے موت دیتی ہوں، جولیٹ نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور اس کا فکرہ ختم ہی ہوا تھا کہ یکلخت ان تینوں کے حلق سے خوفناک چیخیں نکلیں اور وہ تینوں کرسیوں سمیت الٹ کر پیچھے فرش پر جا گرے۔ ان کے سینوں میں سوراخ ہو گئے جن میں سے خون فوارے کی طرح ابلتا دکھائی دے رہا تھا، اور میز کے موٹے کنارے کے درمیان سے ٹھیک ان کی کرسیوں کے سامنے والے حصے سے 3 گنوں کے دہانے جھانکنے لگے تھے، جن میں سے دھواں اب بھی نکل رہا تھا۔ جولیٹ کے سامنے میز کے کنارے پر بٹنوں کی ایک طویل قطار موجود تھی، جن میں سے 3 پر اس کی انگلیاں رکھی ہوئی تھیں۔ گولڈ مین، ان تینوں کی لاشیں برف کی بھٹی میں ڈلوا دو اور تینوں سیکشنوں میں ایسے افراد کو چیف بناؤ جو بزدل نہ ہوں۔ جولیٹ نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ یس مادام، گولڈ مین نے بھی کھڑے ہوتے ہوئے کہا، لیکن اب اس کے چہرے پر قدرے خوف کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ وہ شاید جولیٹ کی سرد مہرانہ صفاقی سے خوف زدہ ہو گیا تھا، جس نے صرف اختلاف رائے رکھنے کی وجہ سے ان تینوں کو فوری طور پر ہلاک کر دیا تھا۔ میں تمہارے چہرے پر خوف کے تاثرات دیکھ رہی ہوں، شاید تم ان تینوں کے قتل کی وجہ سے خوف زدہ ہو گئے ہو، لیکن میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں کہ آئندہ میرے سامنے خوف کے یہ تاثرات تمہارے چہرے پر نہ ابھرے۔ مجھے بزدلی اور خوف دونوں سے شدید نفرت ہے، جولیٹ نے گراتے ہوئے کہا۔ یس مادام، گولڈ مین نے جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا، اور جولیٹ تیزی سے مڑی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے مڑتے ہی گولڈ مین کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے کوٹ کی جیب میں رینگا، اور دوسرے لمحے اس نے جیب سے ایک ریوالور نکال لیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ریوالور سیدھا کر کے دروازے کی طرف بڑھتی، جولیٹ کی پشت میں گولی مارتا جولیٹ اس طرح گھومی جیسے اس کے جسم میں کوئی پھرکی فٹ ہو گئی ہو، اور اس کے ساتھ ہی گولڈ مین بری طرح چیختا ہوا اچھل کر پشت کے بل نیچے گرا۔ اس کی گردن میں ایک تیز دھار لیکن پتلا خنجر آر پار ہو گیا۔ یہ جولیٹ خنجر نے گھومتے ہوئے انتہائی ماہرانہ انداز میں پھینکا تھا، اور اس کا نشانہ واقعی قابل داد تھا کہ اس طرح گھومنے کے باوجود خنجر گولڈ مین کی شہرگ میں ہی اتر گیا۔ تم کیا سمجھتے تھے گولڈ مین کہ میں تم سے بے خبر رہوں گی؟ میں چہرے پر ابھرنے والے تاثرات کے پیچھے موجود خیالات اس طرح پڑھ لیتی ہوں جیسے کوئی آدمی کتاب پڑھتا ہے۔
जूलियट ने फनकारते हुए लहजे में कहा और उसके साथ उसे दौड़कर एक तरफ गिरा हुआ वो रिवॉल्वर उठा लिया जो गोल्डमैन के हाथ से निकलकर गिरा था। गोल्डमैन ने इस दौरान एक झटके से अपनी गर्दन से खंजर खींच लिया और अब वो लड़खड़ा कर उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी गर्दन से खून किसी फव्वारे की तरह निकल रहा था। लेकिन गोल्डमैन वाकई इंतहाई जीदार और बहादुर आदमी था कि इस हालत में भी वो अपने आप को संभालने की भरपूर कोशिश कर रहा था। लेकिन दूसरे लम्हे कमरा रिवॉल्वर के पे दर पे धमाकों से गूंज उठा और उसके साथ ही गोल्डमैन एक झटके से नीचे गिरा। उसकी हलक से आखिरी हरहराहट निकली और उसका जिस्म तेजी से दोबारा फैला और सिमटा और फिर साकत हो गया। वो हलाक हो चुका था। आहा, जूलियट पर उकब से वार करना चाहता था बुज़दिल। जूलियट ने बड़े तहकीराना अंदाज में एक तरफ थूकते हुए कहा और फिर तेज से कदम उठाती वो कमरे से बाहर निकल आई। दरवाजे के बाहर 2 मुसल्लह मुहाफिज मौजूद थे, लेकिन जूलियट उनकी तरफ मुतवज्जा हुए बगैर तेजी से आगे बढ़ती चली गई। चंद लम्हों बाद वो उस दफ्तरनुमा कमरे में पहुंच गई जिसको उसने नंबर 2 अड्डे में आने के बाद अपना खास दफ्तर बना लिया था। वहां पहुंचते ही उसने मेज पर मौजूद इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया। यस, दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी, अल्फ्रेड मेरे दफ्तर आ जाओ, जूलियट ने कहा और रिसीवर रख दिया। चंद लम्हे गुजरने के बाद दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हैरत के आसार नुमायां थे। यस मादाम, आने वाले में मोदबाना लहजे में कहा। दरवाज़ा बंद करो, जूलियट ने कदरे मुस्कुराते हुए कहा और अल्फ्रेड ने मुड़कर उकब में दरवाज़ा बंद किया, लेकिन अब उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात और ज़्यादा बढ़ गए थे।